नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रकाश कैसे काम करता है, जब वो किसी सरफेस से टकराता है तो वापस कैसे आता है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कैसे मुदा करता है। हम स्फीरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। फिर हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे, लेंसेज को एक्सप्लोर करेंगे और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला सीखेंगे। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपकी रियल लाइफ में भी दिखते हैं, जैसे कर का रेयर व्यू मिरर, डॉक्टर का लेंस, रेनबो के रंग, सब यहाँ से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव सेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश क्या है और ये कैसे काम करता है। जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जब लाइट जलाते हैं सब चीजें दिख जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में आती है तब हम ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। अब सोचिए प्रकाश कैसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। सीधी लाइन में। इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आता है तो उसकी एक शार्प शैडो बनती है। अगर लाइट सीधी ना जाती तो शैडो शार्प नहीं होती। लेकिन हाँ, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट के अराउंड थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। उससे एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव माना जाता है, और कुछ सिचुएशंस में लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। आज के मॉडर्न फिजिक्स में लाइट को डुअल नेचर वाली माना जाता है, न पूरी वेव न पूर पार्टिकल। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज की। जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर से टकराती है तो वो वापस बाउंस हो जाती है। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी ई एरर। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है। नॉर्मल मतलब वो लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है जहां पर लाइट गिरती है। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। ये लॉ सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं बल्कि हर तारा के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड हैं, जैसे स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी। अब प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, सीधा, इरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, मिरर के पीछे उतनी ही दूर होता है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, और लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट वाली चीज राइट दिखती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम एक्सप्लोर करते हैं स्फेरिकल मिरर्स को। एक बड़ी चमकदार स्पून लो। जब आप अपना चेहरा उसकी अंदर वाली तरफ देखो, इमेज अलग दिखती है, और बाहर वाली तरफ देखो तो अलग दिखती है। यही कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर एक ऐसी मिरर होती है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर के सरफेस का हिस्सा होता है। दो टाइप्स होती हैं। पहली है कॉनकेव मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, मतलब स्फीयर के सेंटर की तरफ फेस करती है। इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरी है कन्वेक्स मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होती है। इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। स्पून का अंदर वाला हिस्सा कॉनकाव मिरर जैसा होता है और बाहर वाला हिस्सा कन्वेक्स मिरर जैसा। डायग्राम में देखो तो मिरर के पीछे वाला हिस्सा शेडेड दिखाया जाता है क्योंकि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस सुंदर और स्मूथ होती है, जो प्रिसाइज इमेज फॉर्मेशन के लिए काम आती है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी के ऊपर बिल्ड होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आगे पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टर्म है पोल पी। ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। ये मिरर के सरफेस पर ही होता है। दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सम सी। मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कॉनकेव मिरर में ये मिरर के सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर में पीछे। तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ये वो स्फीयर की रेडियस है जिसका मिरर एक पार्ट है।
यानी पी और सी के बीच की डिस्टेंस। चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस, यह एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाती है। पांचवन है एपर्चर, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होता है। डायग्राम में एम एन डिस्टेंस एपर्चर है। छाता और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल फोकस, एफ। जब पैरेलल रेज कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज फोकस से आती हुई लगती हैं। ये सब टर्म्स मिलके स्फेरिकल मिरर्स का पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। इन्हें याद करना कंपलसरी है। अब समझते हैं फोकल लेंथ क्या होती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, आर मॉन रेस टू एफ। फोकल लेंथ एफ वो डिस्टेंस होती है जो पोल पी और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच होती है। कॉनकेव मिरर में फोकस मिरर के सामने होता है। रियल फोकस क्योंकि पैरेलल रेज एक्चुअली उस पॉइंट पर मिलती हैं। कन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के पीछे होता है। वर्चुअल फोकस क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली नहीं मिलती, सिर्फ एक्सटेंड करने पर मिलती लगती हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 9.2 में एक कॉनकेव मिरर को उनकी तरफ पॉइंट करते हैं और एक पेपर शीट को मिरर के सामने रखते हैं। पेपर को आगे पीछे मूव करते हैं जब तक एक शार्प ब्राइट स्पॉट नहीं बन जाता। यही स्पॉट्स उनका इमेज है और यहाँ एफ होता है। इतनी सारी रेज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं कि पेपर जल जाता है। ये फोकल लेंथ निकालने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। अब इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, छोटे एपर्चर वाले स्फेरिकल मिरर्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डची 2x फोकल लेंथ यानी आर डेचिस्टेक्डफ। इसका मतलब है एफ, पी और सी के बीच में एग्जैक्टली आधा होता है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर टमाकेट कोनमेफ या फिर लिखो एफ अनबर आर टू। यहाँ आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी और सी के बीच की डिस्टेंस, और एफ है फोकल लेंथ, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस। ये रिलेशनशिप इसलिए वैलिड है क्योंकि छोटे एपर्चर वाले स्फेरिकल मिरर्स में प्रिंसिपल फोकस एफ, पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के एकदम बीच ऑबीच होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ होगी 20 2 ओक्सा 10 सेंटीमीटर सिंपल। और अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ 15 सेमराव है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 15 बेस दातो डबल 30 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमेशा काम आता है। ध्यान रखो, कॉन्केव मिरर के लिए एफ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर के लिए एफ पॉजिटिव होती है साइन कन्वेंशन के अनुसार, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये इक्वेशन याद करना कंपल्सरी है क्योंकि ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। इसे एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। आर नकन डिलाडो एफ एफ अडियाडर आर टू। रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें 4 स्टैंडर्ड रेज याद करनी है। कोई भी 2 रेज यूज करके हम इमेज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। रूल 1, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में यह रे एफ से आती हुई लगेगी। रूल 2, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर आती है कॉनकेव मिरर पर तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में अगर रे को एफ की तरफ एम करो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। रूल 3, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर आती है तो वो अपने आप उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल अलोंग रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी से आने वाली रे मिरर के सरफेस पर नॉर्मल होती है। रूल 4, जो रे पोल पी पर ओब्लिकली पड़ती है वो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। इन 4 रूल्स को समझना रे डायग्राम्स बनाने के लिए एसेंशियल है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 9.4 में यही प्रैक्टिस करवाया जाता है। खुद प्रैक्टिस करो। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज अलग अलग बनती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस एफ पर बनती है। रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड यानी एक टाइनी पॉइंट जैसी। एग्जाम्पल, दौर से आने वाली सुन की रेज। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट सी से पारे, बियॉन्ड सी, इमेज एफ और सी के बीच में बनती है। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पर, इमेज भी एग्जैक्टली सी पर बनती है। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज।
चौथा केस ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज सी से पारे बनती है, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड। ये कॉनकाव मिरर का सबसे इंटरेस्टिंग केस है। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एफ पर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाती हैं, कभी नहीं मिलती, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, मतलब प्रैक्टिकली कोई इमेज नहीं बनती। छाता केस, ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, यह एक स्पेशल केस है। इमेज मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और इनलार्ज्ड होती है। इसी सिचुएशन का यूज शेविंग मिरर और डॉक्टर के मिरर में होता है। टेबल 9.1 में ये सब क्लियरली दिया है, जरूर याद करो। कॉनकेव मिरर के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में दिखते हैं। समझते हैं कैसे। पहला यूज, टॉर्चेस और सर्च लाइट्स में। जब लाइट सोर्स को कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा जाता है तो रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल हो जाती हैं। एक पावरफुल बीम बनता है जो डोर तक जाता है, इसलिए टॉर्च में कनकेव मिरर होती है। दूसरा यूज, व्हीकल हेडलाइट्स में भी इसी प्रिंसिपल का यूज होता है। पावरफुल पैरेलल बीम सड़क पर डालनी होती है। तीसरा, उसे शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के रूप में। जब चेहरा पी और एफ के बीच होता है तो कंकेव मिरर एक बड़ा सीधा वर्चुअल इमेज दिखाता है, इसलिए बार्बर और लेडीज शेविंग मेकअप के लिए कंकेव मिरर यूज करते हैं। चौथा यूज, डेंटिस्ट्स कंकेव मिरर से पेशेंट के दांतों का बड़ा इमेज देखते हैं, इसी से ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। पांचवा यूज, सोलर फर्नेस में बड़े बड़े कंकेव मिरर्स सन की रेस को एक फोकस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इतनी हीट जनरेट होती है कि इस एनर्जी का यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। ये सब यूजेस एक कॉन्सेप्ट से आते हैं, कंकेव मिरर रेस को कन्वर्ज करता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो मेन पोजीशंस कंसिडर की जाती हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस एफ पर बनती है, मिरर के पीछे, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल पी के बीच कहीं भी, इमेज पी और एफ के बीच मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। ये एक फिक्स्ड रूल है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 9.5 में एक पेंसिल को कन्वेक्स मिरर के सामने रख के ऑब्जर्व करते हैं। जब पेंसिल को दौड़ ले जाते हैं तो इमेज छोटी होती जाती है और एफ की तरफ मूव करती है। टेबल 9.2 में ये क्लियरली मेंशन है। कॉन्वेक्स मिरर की एक और खासियत है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड होता है, यानी ये एक छोटे मिरर से भी बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। इसीलिए ड्राइवर को बहुत बड़ा एरिया पीछे का दिखता है। कॉन्वेक्स मिरर रेस को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट यूज है रियर व्यू मिरर के रूप में। ये मिरर्स गाड़ी के दोनों साइड्स पर लगे होते हैं, जिसे विंग मिरर भी कहते हैं। ड्राइवर ये मिरर देख के पीछे आने वाली ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियंस को देख सकता है। सेफ ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सोचते हैं, प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, उल्टी नहीं। और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइडर होता है, एक छोटे से मिरर में बहुत बड़ा एरिया दिख जाता है। प्लेन मिरर अगर यूज़ करो तो ज़्यादा एरिया कवर नहीं होगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर प्रिफर्ड है। शॉपिंग मॉल्स और एटीएम्स में भी बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं। गार्ड एक जगह से पूरा एरिया देख सकता है। एनसीईआरटी ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया है। आगरा फोर्ट की एक वॉल में एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जिसमें खड़े होकर आप पूरे ताजमहल का इमेज देख सकते हैं। एक छोटा कॉन्वेक्स मिरर इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दे सकता है। यही है कॉन्वेक्स मिरर की खासियत। एक्टिविटी 9.6 में इसी को एक्सप्लोर किया जाता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन समझे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ये रूल्स सिंपल हैं, ध्यान से सुनो। पहली बात, पोल पी को ओरिजिन माना जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी बात, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट तरफ रखा जाता है, इसका मतलब है लाइट हमेशा लेफ्ट से आती है। चौथी बात, जो भी डिस्टेंस पी के राइट तरफ मेजर होती है वो पॉजिटिव वेप्लर होती है। पांचवी बात, जो भी डिस्टेंस पी के लेफ्ट तरफ मेजर होती है वो नेगेटिव होती है। छठी बात, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड मेजर होती है वो पॉजिटिव होती है, जो नीचे डाउनवर्ड होती है वो नेगेटिव होती है।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। कनकेव मिरर का फोकस सामने होता है यानी लेफ्ट में, इसलिए एफ नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है यानी राइट में, इसलिए एफ पॉजिटिव। रियल इमेज हमेशा लेफ्ट में बनती है, इसलिए वी नेगेटिव फॉर रियल इमेज। वर्चुअल इमेज पीछे बनती है, ठीक वाई पॉजिटिव। ये कन्वेंशन बोर्ड एग्जाम्स में गलती से बचाता है। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। इसे याद करो, वट वी प्लस वन वन डिवाइडेड वन एफ। यहाँ वी है इमेज डिस्टेंस यानी पोल से इमेज की डिस्टेंस, ऊ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और एफ है फोकल लेंथ यानी पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस। ये फॉर्मूला स्फीरिकल मिरर्स के लिए यूनिवर्सल है, हर पोजीशन के लिए, हर टाइप के मिरर के लिए वैलिड है। लेकिन ध्यान रखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त साइन कन्वेंशन फॉलो करना कंपलसरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कनकाव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर सामने है, तो एफ मास्ट 15 सेंटीमीटर और बेड़ा पार्ट 5 सेंटीमीटर फॉर्मूला में लगाते हैं। 8 वे प्लाइट डेडियल कैठी 8 15 सॉल्व करो बेड वर्ब ने 8 पिंडर प्ललून शुद्ध डेबी सो टीप माइंड की पिंडर डॉट ट्यू तो वो पिंडर 36.5 इत्तवर। नेगेटिव वे मतलब रियल इमेज 36.5 सेंटीमीटर सामने। इस फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं जियोमेट्री से, लेकिन क्लास 10 में से डायरेक्टली यूज करते हैं। प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना बेटर फील आएगा। मिरर फॉर्मूला के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज कितना बड़ा या छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। फॉर्मूला है एम कीन है एच, जहां है इमेज की हाइट और एच है ऑब्जेक्ट की हाइट। इसका दूसरा फॉर्म है एम आर मान डाट टू वी यू, जहां वी इमेज डिस्टेंस है और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों फॉर्म सेम आंसर देते हैं। अब साइन का मतलब समझो। अगर एम पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर एम नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है। अगर एम आक और वेन तो इमेज एनलार्ज्ड यानी बड़ी है। अगर एम एंड और वेन तो इमेज डिमिनिश्ड यानी छोटी है। अगर एम वेन तो इमेज सेम साइज है। एग्जाम्पल, अगर वडी 37.5 सिमेरा और रूमना 25 साइड तिमेर है, तो एम मेडियर 35 पे 80 पेटी 37 तो नाइट बट नो 5। मतलब इमेज 1.5 टाइम्स बड़ी है और रियल इन्वर्टेड है। एक टिप, जब भी एम नेगेटिव आए तो इमीडिएटली लिख दो रियल एंड इन्वर्टेड। बोर्ड में इजी मार्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव एम टट वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये दो फॉर्मूलाज, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, मिलकर सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। अब एक कंप्लीट सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते हैं जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल 9.1 है। एक कार का रेयर व्यू कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मा 3 वन अब्लॉप्तार मिरर है। एक बस 5 मेहमान डोर खाड़ी है। इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज निकालते हैं। स्टेप 1, साइन कन्वेंशन लगाओ। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है, इसलिए एफ पॉजिटिव। एफ से बैक द आर टू 1 टा दो आन नाबलो 1.4 मीटर ऑब्जेक्ट सामने है। उपान 5 मिरर। स्टेप 2, मिरर फॉर्मूला लगाओ। En we bound on the off break you and send one पंजे तांत फेन band on man the men one पंजे flow one pan on calculate करो। उगने वन पंजा दरोन pricing के 7 and bind on मन दो जाउस टोटल बंदर और टैक्सी साथ त्यो अब डिग्नोन बंद डन 7 नंबर 15 में। पॉजिटिव वे मतलब इमेज मिरर के पीछे है, एन 15 मिलीमीटर पीछे। स्टेप 3, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो। द वयू द डान 15 बाई बाइन नंबर 9। पॉजिटिव एम मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। बिडुअन एक मतलब डिमिनिश्ड यानी छोटी। फाइनल आंसर, इमेज मिरर के 115 मिनट पीछे, वर्चुअल इरेक्ट और 0.3 टाइम्स छोटी। यही कन्वेक्स मिरर ऑलवेज देता है। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड सब स्टेप्स क्लियरली लिखना बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स देता है। अब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल 9.2 सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कॉन्केव मिरर के 25 सेंटीमीटर सामने रखा है। मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। स्क्रीन कहाँ रखी, इमेज की साइज क्या है। स्टेप 1, वैल्यूज और साइंस। एच लाख पॉइंट टू सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ऊपर उक्वाटर 20 फन लेफ्ट माइन। एफ और किन सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के फोकस लेफ्ट माइन। स्टेप 2, मिरर फॉर्मूला। 1 way equal 1 for new pandemic 1 way thin line 25 by equal 115 plus 125 common denominator that later hind and 5 7 type of rhyme and then the doi dot very no dot down the decent and then negative way bad and real image mirror के 3 मान सेंटीमीटर सामने, स्क्रीन 3 मान सेंटीमीटर सामने रखीं। स्टेप 3, मैग्निफिकेशन।
MU mandatory patti satyetam bytes 1 byte negative sign, real or inverted. My number then enlarged. Step 4 image की height nak mx h that बात फे खिड़ चेर दान 6 सेंटीमीटर नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड फाइनल आंसर इमेज रियल इन्वर्टेड 6 सेंटीमीटर बड़ी 7 सेंटीमीटर सामने मिरर के ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है प्रैक्टिस करो अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर का दूसरा बड़ा टॉपिक है पहले कुछ डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन सोचते हैं जब आप पूल या टैंक में देखो तो पानी की ताली कुछ ऊपर उठती हुई लगती है असल में उतनी गहरी नहीं लगती जितनी है जब एक पेंसिल को पानी से भरी ग्लास में डालो तो वो पानी के सरफेस पर टेढ़ा हुआ लगता है जब आप ग्लास स्लैब को किसी प्रिंटेड पेज पर रखो तो लेटर्स ऊपर उठे हुए लगते हैं और ग्लास में पानी में रखा नींबू बहुत बड़ा लगता है साइड से देखने पर ये सब क्यों होता है क्योंकि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं जब लाइट डेंसर मीडियम जैसे पानी या ग्लास में एंटर करती है वो स्लो हो जाती है और बेंड हो जाती है जब बाहर निकालती है फिर स्पीड चेंज हो जाती है पेंसिल का कुछ हिस्सा पानी में है उस हिस्से से आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो पेंसिल डिस्प्लेस्ड या बेंट लगती है एनसीईआरटी में एक्टिविटीज 9.7, 9.8, 9.9 इसको एक्सप्लोर करती हैं एनसीईआरटी में 3 एक्टिविटीज हैं जो रिफ्रैक्शन को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करती हैं एक्टिविटी 9.7 एक बकेट में पानी भरो और एक कॉइन बॉटम पर रखो साइड से देखो और कॉइन उठाने की कोशिश करो एक बार में आप फेल हो जाओगे क्योंकि कॉइन जहां दिखती है वहां एक्चुअली नहीं होती रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्प्लेस्ड दिखती है एक्टिविटी 9.8 एक शैलो बोल में कॉइन रखो दूर जाओ जब तक कॉइन आंख से ओझल ना हो जाए अब एक दोस्त से कह लो कि धीरे धीरे पानी डाले बोल में कॉइन को डिस्टर्ब किए बिना क्या कॉइन फिर से दिखने लगती है हाँ क्योंकि पानी डालने से रिफ्रैक्शन होती है और लाइट बेंड होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाती है कॉइन रेज्ड पोजीशन पर दिखती है एक्टिविटी 9.9 एक पेपर पर मोटी लाइन खींचो ग्लास स्लैब को एक एंगल पर रख दो लाइन के ऊपर साइड से देखो लाइन ग्लास के नीचे बेंट लगती है अब स्लैब को लाइन के नॉर्मल रख दो लाइन बेंट नहीं लगती लेकिन ऊपर उठा हुआ लगता है यहाँ नॉर्मल से रखने पर रिफ्रैक्शन फिर भी होती है लेकिन इक्वल और ऑपोजिट होती है दोनों सर्फेसिस पर तो लाइन बेंड नहीं दिखती सिर्फ रेज होती है ये एक्टिविटीज प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब लाइट रे ईओ एयर से ग्लास में एंटर करती है सरफेस एबी पर तो वो नॉर्मल एनएन की तरफ बेंड हो जाती है यानी नॉर्मल के पास आ जाती है क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है ये रिफ्रैक्टेड रे ओ कहलाती है फिर ये रे ग्लास के अंदर ट्रैवल करती है और दूसरी सरफेस सीडी पर पहुंचती है वहां ग्लास से एयर में निकालने पर लाइट नॉर्मल एमएम से डॉर हो जाती है यानी रारर मीडियम में जाने पर लाइट नॉर्मल से दोर बेंड होती है ये इमर्जेंट रे ओ एच कहलाती है अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इमर्जेंट रे ओ एच इंसिडेंट रे ईओ के पैरेलल होती है ऐसा क्यों क्योंकि ग्लास स्लैब की दोनों सर्फेसिस ए बी और सी डी पैरेलल हैं दोनों सर्फेसिस पर बेंडिंग इक्वल और ऑपोजिट होती है पहले नॉर्मल की तरफ फिर नॉर्मल से दौर तो नेट इफेक्ट ये होती है कि रे का डायरेक्शन सेम रहता है लेकिन वो थोड़ी साइड में शिफ्ट हो जाती है इसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एक और इम्पॉर्टेंट केस अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस पर आए यानी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर तो कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट सीधी निकाल जाएगी विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पहला लॉ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं ये रिफ्लेक्शन के पहले लॉ जैसा ही हैं सब एक प्लेन में दूसरा लॉ ये स्नेल्स लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी 2 गिवन मीडिया के लिए इंसिडेंट रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी सीने और रिफ्रैक्टेड रे के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो उसकी सीने का रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर्मूला sin E फालेक sin R पैंडेट कांस्टेंट 9 n2 n1 यहाँ n1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 दूसरे मीडियम का इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं इसका फिजिकल मीनिंग जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होता है यानी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है
जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, नॉर्मल से 2 और बेंड होती है। एक मेमोरी ट्रिक, डेंस मीडियम में टुवर्ड नॉर्मल, रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल, या याद करो DTRA, डेंस टुवर्ड रेयर अवे। ये लॉ सब ऑप्टिकल फिनोमिना का फाउंडेशन है। लेंसेज, रेनबो, प्रिज्म सब इसी से एक्सप्लेन होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है। वैक्यूम में लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। स्पीड C48 108 मीएट्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉन प्लाक CV, जहां भी उस मीडियम में लाइट की स्पीड है। इसका मतलब n जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी और लाइट उतना ज्यादा बेंड होगी। कुछ एग्जाम्पल्स, एयरकन 8000 थीन, ऑलमोस्ट 1 नेग्लिजिबल, वाटर कन 1.33, ग्लास कन 1.5, डायमंड कन 2.42। इसलिए डायमंड में लाइट बहुत ज़्यादा बेंड होती है और वो इतना चमकता है। स्नेल्स लॉ की फॉर्म में एंडाक्सिन, इबात्सिन, अरुर, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक मीडियम का दूसरे के रिलेटिव। ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक प्योर रेशियो है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर N2 N1 तो सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर N2 N1 तो सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली रेरर है और लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ये कॉन्सेप्ट लेंसेज और प्रिज्म्स को समझने के लिए फंडामेंटल है। अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, यूजुअली ग्लास, जो दो कर्व्ड सर्फेसेस से बाउंडेड होता है। दो मेन टाइप्स हैं। पहली है कॉन्वेक्स लेंस, ये बीच में मोती और एजेस पर पतली होती है। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा करती है, फोकल पॉइंट पर। स्पेक्टिकल्स में जो हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस ट्रीट करने के लिए यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरी है कॉनकेव लेंस, ये बीच में पतली और एजेस पर मोती होती है। इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल रेस को स्प्रेड आउट कर देती है। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस ट्रीट करने वाला लेंस कॉनकेव होता है। प्रैक्टिकल यूजेस में कैमरा लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास सब लेंसेज का यूज करते हैं। हमारी आंखों का लेंस भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो रेटिना पर इमेज फोकस करता है। स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज सब यहाँ से आते हैं। लेंसेज के थ्रू हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा काम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंसेज के टर्म्स, रे डायग्राम्स और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। लेंसेज के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। पहला टर्म ऑप्टिकल सेंटर, ओ, ये लेंस का सेंटर पॉइंट है। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो बिना बेंड हुए सीधी निकाल जाती है। दूसरा टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन है जो लेंस के दोनों सरफेसेस के सेंटर्स को कनेक्ट करती है और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है। तीसरा टर्म प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलती हैं। ये प्रिंसिपल फोकस F है, यहाँ रियल फोकस होता है। कॉनकेव लेंस के लिए पैरेलल रेज डिवर्ज हो जाती हैं, एक्सटेंड करने पर एक पॉइंट पर मिलती लंघती हैं। ये वर्चुअल फोकस है। चौथा टर्म फोकल लेंथ F, ऑप्टिकल सेंटर O से प्रिंसिपल फोकस F की डिस्टेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार। पांचवा, लेंसेज के दो प्रिंसिपल फोची होते हैं, F1 और F2, लेंस के दोनों तरफ। ये लेंस की सिमेट्री की वजह से होता है। ये टर्म्स रे डायग्राम्स बनाने के लिए इसेंशियल हैं। लेंसेज के लिए भी रे डायग्राम्स बनाने के 3 रूल्स हैं। रूल 1, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर दूसरी तरफ के प्रिंसिपल फोकस F2 से होकर जाती है। कॉनकाव लेंस में यही रे पहले वाली तरफ के फोकस F1 से आती हुई लगती है, वर्चुअल। रूल 2, जो रे कॉन्वेक्स लेंस के पहले वाले फोकस F1 से होकर आती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कॉनकाव लेंस में अगर रे को दूसरी तरफ के फोकस F2 की तरफ एम करो तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। रूल 3, जो रे ऑप्टिकल सेंटर O से होकर जाती है वो बिल्कुल सीधी निकाल जाती है, कोई बेंडिंग नहीं। ये लेंस के सिमेट्री की वजह से होता है। कोई भी दो रेज लेकर इमेज लोकेट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी दे सकता है और वर्चुअल भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है।
कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। ये रूल्स प्रैक्टिस करो और एनसी राइट के सारे रे डायग्राम्स खुद ड्रॉ करो, तब कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आएंगे। एक्टिविटी 9 और 10 में यही प्रैक्टिस करवाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन मिरर की तरह ही डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। चलिए एक एक केस देखते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज फोकस f2 पर, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज्ड। केस 2, ऑब्जेक्ट 2f1 से पारे, बियॉन्ड 2f1, इमेज f2 और 2f2 के बीच, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। केस 3, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f1 पर, इमेज एग्जैक्टली 2f2 पर, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। कैमरा लेंस इसी प्रिंसिपल से काम करता है। केस 4, ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच, इमेज 2f2 से परे, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। स्लाइड प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रोजेक्टर इसी प्रिंसिपल से काम करता है। केस 5, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली f1 पर, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाती हैं, इमेज इन्फिनिटी पर, प्रैक्टिकली नहीं बनता। केस 6, ऑब्जेक्ट O और f1 के बीच, ये स्पेशल केस, इमेज उसी तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और इनलार्ज्ड होती है। इसी प्रिंसिपल से मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। तो कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते वक्त ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस से क्लोजर रखते हैं और एक बड़ा वर्चुअल इमेज मिलता है। सब केसेस याद करो, टेबल 9.3 में क्लियरली लिस्टेड हैं एनसीईआरटी में। कॉन्केव लेंस के बारे में कुछ सिंपल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो मेन पोजीशंस कंसिडर की जाती हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज f पर बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। f लेंस के उसी तरफ होता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। केस 2, ऑब्जेक्ट कहीं भी फिनिट डिस्टेंस पर हो, इमेज O और f के बीच होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल याद करो, कॉन्केव लेंस से इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो। यह कॉन्केव लेंस की एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए कॉन्केव लेंस को रियल इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, पैरेलल रेज को स्प्रेड आउट करता है। जब इन रेस को रिवर्स में एक्सटेंड करो तो वो एक वर्चुअल फोकस पे मिलती हुई लगती हैं। प्रैक्टिकल यूज़, मायोपिया यानी नियरसाइटेडनेस में आँखों का फार पॉइंट पास आ जाता है और दूर की चीज़ें ब्लरी दिखती हैं। कॉन्केव लेंस यूज़ करके इमेज को रेटिना पे लाया जाता है। नियरसाइटेड लोग जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनके लेंसेस कॉन्केव होते हैं। यह कॉन्सेप्ट मेडिकल ऑप्टिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए फ्लैट पढ़ो लेंस का फॉर्मूला। यह मिरर फॉर्मूला से थोड़ा अलग है। लेंस फॉर्मूला है 1v-1 u = 1 f। नोटिस करो, मिरर में 1v+1 u था, लेंस में 1v-1 u है। ये डिफरेंस याद रखो। यहाँ वह इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, और f फोकल लेंथ है। साइन कन्वेंशन सेम कार्टेशियन फॉलो करता है। u हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, कॉन्वेक्स लेंस का f पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का f नेगेटिव। रियल इमेज के लिए वह पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए वह नेगेटिव लेंस में। एक इम्पॉर्टेंट नोट, यह मिरर के ऑपोजिट है। मिरर में रियल इमेज के लिए वह नेगेटिव था, लेंस में पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन m = h, h = v, u। ध्यान रखना, लेंस के मैग्निफिकेशन में माइनस साइन नहीं है जैसे मिरर में था। पॉजिटिव m = इरेक्ट इमेज, नेगेटिव m = इन्वर्टेड इमेज। एक क्विक प्रैक्टिस, अगर कॉन्वेक्स लेंस की f = 20 सेंटीमीटर्स, u = -30 सेंटीमीटर्स, 1 v = 1 f + 1 u = 120 + 1, -30 = 360 260 = 160, v = 60 सेंटीमीटर, रियल इमेज 60 सेंटीमीटर्स दूसरी तरफ, m = v, u = 60, -30 = -2, इमेज इन्वर्टेड और 2 टाइम्स बड़ी। ये फॉर्मूला बहुत प्रैक्टिस करो।
अब पाधो लेंस की पावर क्या होती है? पावर ऑफ अ लेंस P होल्ड्राइट डाउन 1f, जहां f फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए। यूनिट डियोप्ट्री, डी, ये SI यूनिट है पावर की। एक डियोप्ट्री की पावर वो लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर एक लेंस की फोकल लेंथ 50 सेमी की 0.5 मीटर है तो P बार 1.05 को प्लाउडी, अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर 0.9 पार है तो P 70 नान 4D। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर देता है, कॉनकैव नेगेटिव। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उस पे पल्जुट्रामाइड डी या फेनोन 5D लिखा होता है, वो पावर है। आई डॉक्टर यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट पॉजिटिव नंबर लिखता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव नंबर मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस। जब दो या ज़्यादा लेंसेज साथ यूज़ किए जाते हैं, उनकी पावर सिंपली ऐड हो जाती हैं। पीप टोटल फ्लानट P1 प्लस P2, ये बहुत यूज़फुल है। डायरेक्टली एडिशन कर सको, फोकल लेंथ्स कंबाइन करने की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी। ये कंसेप्ट ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन चैप्टर में भी काम आता है। एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है मिरर और लेंस के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस। ध्यान से सुनो, दोनों में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज होती है। पोल या ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। समांतर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, यू हमेशा नेगेटिव। डिफरेंसेस, मिरर में रियल इमेज मिरर के सामने बनती है यानी लेफ्ट में, इसलिए रियल इमेज के लिए वह नेगेटिव। लेंस में रियल इमेज लेंस के DOOSRI तरफ बनती है यानी राइट में, इसलिए रियल इमेज के लिए वह पॉजिटिव। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला में फ़र्क, मिरर में 1 V + 1 U = 1 F, लेंस में 1 V - 1 U = 1 F। मैग्निफिकेशन में फ़र्क, मिरर में m = -V U है, माइनस साइन है। लेंस में m = V U है, कोई माइनस साइन नहीं। एक इजी तरीका याद रखने का, मिरर में माइनस साइन मैग्निफिकेशन में, लेंस में माइनस साइन फॉर्मूला में। प्रैक्टिस करते वक्त पहले आइडेंटिफाई करो मिरर है या लेंस, फिर करेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो। यह क्लैरिटी बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिलाती है। यह चैप्टर डायरेक्टली ह्यूमन आई से कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। हमारी आँख में एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, प्यूपल से, और फिर क्रिस्टलाइन लेंस से होकर रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना पे इमेज बनती है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, लेकिन ब्रेन इसे सीधा करके समझता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन। आँखों की ये एबिलिटी कि वो नियर और फर ऑब्जेक्ट्स दोनों को क्लियरली देख सकें। सिलियरी मसल्स लेंस की शेप चेंज करते हैं, इससे लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। पास की चीज़ देखने के लिए मसल्स टाइटन होती हैं, फोकल लेंथ कम होती है। दूर की चीज़ के लिए मसल्स रिलैक्स होती हैं, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन = 25 सेंटीमीटर्स। मतलब नॉर्मल आँखों के लिए 25 सेंटीमीटर से पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती। फार पॉइंट नॉर्मल आँखों के लिए इन्फिनिटी पर होता है। यह कॉन्सेप्ट्स डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बियोपिया को समझने में काम आते हैं।